हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है, पाठ 6। कक्षा 6 के पाठ 6 का तीसरा सेशन है। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रश्न ज़्यादा बनेंगे क्योंकि पाठ महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए। और पाठ महत्वपूर्ण है, पाठ को कैसे कंठस्थ कराया जाए उसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा पाठ को कंठस्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए सेशन इस पाठ से 3 बने हैं। 2 सेशन आपके पास पहुंच गए हैं। आप शायद पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ये तीसरा सेशन अब आपके पास जा रहा है। तो इस सेशन में इस पाठ से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उस प्रश्न को शामिल किया गया है, और साथ में जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसको भी इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए बिना देरी लगाए ये तीसरा सेशन देखते हैं। ये है कक्षा 6 पाठ 6 पृथ्वी के परमंडल, पृथ्वी और हमारा जीवन से है। बहुविकल्पी प्रश्न है। ये सेशन तीसरा है भाई, सेशन तीसरा समझिए। इसके 2 सेशन आपके पास पहुंच गए हैं, ये तीसरा सेशन है। तीसरे सेशन में देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर परतें क्रमशः निम्न में से कौन सा मंडल शामिल नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर परतें या मंडल क्रमशः हैं, मंडल क्रमशः हैं। निम्न में से कौन सा मंडल शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न सीधा सा है, इसमें विभिन्न मंडल हैं, कौन सा मंडल इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर परतें क्रमशः हैं, निम्न में कौन सा मंडल शामिल नहीं किया जा सकता या शामिल नहीं है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, या ऑप्शन बी मध्य मंडल, या ऑप्शन सी आयन मंडल, बहिर्मंडल, या ऑप्शन डी आंतरिक मंडल। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर परतें क्रमशः हैं, निम्न में से कौन सा मंडल शामिल नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा मंडल शामिल है। क्षोभ मंडल शामिल है, समताप मंडल शामिल है, मध्य मंडल शामिल है, आयन मंडल शामिल है, बहिर्मंडल शामिल है, पर आंतरिक मंडल शामिल नहीं है। और यहाँ शामिल नहीं है तो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग धरातल के निकट है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग धरातल के निकट है। 67% भाग, या 77% भाग, या 87% भाग, या 97% भाग। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग धरातल के निकट है। 67%, 77%, 87% या 97%। तो वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन
कितने प्रतिशत है? 58% है, 68% है, 78% है या 88% है? वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 10%, 15%, 20% या 21%? प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, तो नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, तो नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वृक्षों के लिए या किसी के लिए नहीं? प्रश्न नंबर 5, ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, तो नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? तो नाइट्रोजन जरूरी है जीव जंतुओं के लिए। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है। बढ़ती, प्रश्न को फिर समझें। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। समुद्री क्षेत्र पर हवा के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न को फिर समझ लें। पहले कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को अच्छी तरह समझा करें, फिर चारों ऑप्शन अच्छी तरह समझा करें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन को 1-2 बार देख लें, समझ में आ जाए, फिर नोटबुक में भी लिख लें। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 फिर से देखते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। समुद्री क्षेत्र पर हवा के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? हवा का घनत्व अधिक हो जाता है, हवा का घनत्व बराबर रहता है, हवा का घनत्व कम हो जाता है या हवा के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन देखें। हवा का घनत्व अधिक हो जाता है, हवा का घनत्व बराबर रहता है, हवा का घनत्व कम हो जाता है या हवा के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। समुद्री क्षेत्र पर हवा के घनत्व का प्रभाव पड़ता है, हवा का घनत्व अधिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। ऊंचाइयों पर जाने पर हवा के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाइयों पर जाने पर हवा के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का घनत्व कम हो जाता है,
या ऑप्शन बी हवा का घनत्व बढ़ जाता है, या ऑप्शन सी हवा के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी हवा का घनत्व पृथ्वी के मैदानी जैसा घनत्व रहता है। प्रश्न नंबर 7, ऊंचाइयों पर जाने पर हवा के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का घनत्व कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। इस कारण से ऊंचे पर्वत शिखर पर क्या प्रभाव पड़ता है? धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। इस कारण से ऊंचे पर्वत शिखर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए गर्मी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी बारिश होने लगती है, ऑप्शन सी बर्फ जम जाती है, ऑप्शन डी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। इस कारण से ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जम जाती है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है। ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है। हवा का दाब भी कम हो जाता है। हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही सांस न फूलने के लिए क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 9 को फिर से समझें। ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है। ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है। हवा का दाब भी कम हो जाता है। हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही सांस न फूलने के लिए क्या करते हैं? सांस न फूलने की दवा लेकर जाते हैं। सांस न फूलने की दवा खा कर जाते हैं। सांस न फूले इसके लिए ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर ले जाते हैं। भरे सिलेंडर ले जाते हैं, या ऊपर में से पर्वतारोही कोई कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन फिर देखें, सांस ना फूलने की दवा लेकर जाते हैं, या ऑप्शन बी सांस ना फूलने की दवा खा कर जाते हैं, या ऑप्शन सी सांस ना फूलने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर ले जाते हैं, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से पर्वतारोही कोई कार्य नहीं करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सांस ना फूले इसके लिए ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर पर्वतारोही ले जाते हैं। भरे सिलेंडर पर्वतारोही ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। जैवमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है? जैवमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है? वनों में जंगली जीव जंतुओं के द्वारा होता है जैवमंडल का निर्माण, या वनों की विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों द्वारा होता है जैवमंडल का निर्माण, या ऑप्शन सी पेड़ झाड़ियाँ एवं घासें के द्वारा होता है जैवमंडल का निर्माण, या उपर्युक्त सभी जैवमंडल का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 10 जैवमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जैवमंडल के निर्माण में वनों में जंगली जीव जंतु के द्वारा होता है, वनों के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के द्वारा होता है, पेड़ झाड़ियाँ एवं घासों के द्वारा होता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जैवमंडल का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी
सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव, वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा हिरण आदि, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा हिरण आदि ने क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीव कहा जाता है, या शाकाहारी जीव कहा जाता है, या स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है, या जलीय जैवमंडल कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा हिरण आदि में क्या कहा जाता है? तो इन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। शाकाहारी जीव को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को कौन सा जीव कहा जाता है? शाकाहारी जीवन को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को कौन सा जीव कहा जाता है? तो जलीय जैवमंडल कहा जाता है, या स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है, या मांसाहारी जीव कहा जाता है, या शाकाहारी जीव कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मांसाहारी जीव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। स्थलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 13। स्थलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? तो स्थलीय जैवमंडल में वनस्पतियों को शामिल किया जा सकता है, या शाकाहारी जीवों को शामिल किया जा सकता है, या मांसाहारी जीवों को शामिल किया जा सकता है, या उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 13। स्थलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? तो स्थलीय जैवमंडल में उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। जलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? जलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? महासागर, नदी, झील के जल में स्थित घास को, महासागर, नदी या झील के जल में स्थित शैवाल को, या महासागर, नदी व झील के जल में स्थित मछलियों को, या उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 14। जलीय जैवमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए महासागर, नदी व झील के जल में स्थित घास को, या ऑप्शन बी महासागर, नदी व झील के जल में स्थित शैवाल को, या ऑप्शन सी महासागर, नदी व झील के जल में स्थित मछलियों को, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15। मानव भूमंडलीय दुष्प्रभाव के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है? मानव भूमंडलीय दुष्प्रभाव के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है? मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हानिकारक गैसें, या उपर्युक्त सभी के द्वारा? प्रश्न नंबर 15। मानव भूमंडलीय दुष्प्रभाव के लिए
किस प्रकार जिम्मेदार है? तो मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक गैसें या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो मानव उपरोक्त सभी के द्वारा भूमंडलीय दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। जब मानव गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है? जब मानव गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वातावरण प्रदूषण होता है या जैवमंडल प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 16। जब मानव गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये प्रदूषण होगा जल प्रदूषण। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास से इसमें प्रश्न रखे गए हैं। आपके अभ्यास पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका हल यहाँ पे कराया जा रहा है। अभ्यास देखें। प्रश्न 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है पृथ्वी के परमंडलों के नाम लिखिए। पृथ्वी के परमंडलों के नाम लिखिए। तो उत्तर है पृथ्वी को 4 परमंडल में बांटा गया है। पृथ्वी को 4 परमंडल में बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी के परमंडलों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी को 4 परमंडल में बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो संसार की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। संसार की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। प्रश्न नंबर डी हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। प्रश्न नंबर ई वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न है खाली स्थान यहाँ पे महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है। आपको ये बताना है किस महाद्वीप से
कर्क, मकर और भूमध्य रेखा की गुजरती है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर खाली स्थान है। कौन सा महासागर है ये बताना है। ऑप्शन सी, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड। फिर खाली स्थान है, फिर देश में है। फिर ऑप्शन डी, प्रश्न डी, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच खाली स्थान सागर है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भाई कैसे करेंगे, तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर ए में अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका भरा जाएगा। रिक्त स्थान पूर्ति में अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखा गुजरती है। फिर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। फिर अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड। तो मिस्र देश में है भाई, मिस्र देश में है। यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर प्रशांत महासागर, यहाँ पर मिस्र भरा जाएगा, मिस्र देश। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच क्या भाई, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर अफ्रीका, प्रशांत महासागर, मिस्र देश, भूमध्य सागर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मिलान कीजिए। सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे गहरा गर्त, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना, सबसे लंबी नदी है नील, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इंडीज। इस प्रकार आप मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर सी, सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट है, सबसे गहरा गर्त मेरियाना है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 का पाठ 6 का तीसरा सेशन आपके पास पहुंच रहा। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था, प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए इसको 3 सेशन में विभाजित करके आपके पास भेजा। चलते हैं अब हम 7वें पाठ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।